हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया का दर समीकरण या जिसे हम कहते हैं दर नियम, इंग्लिश में कहेंगे रेट इक्वेशन और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम अभिक्रिया की दर समीकरण या दर नियम की बहुत ही आसान शब्दों में उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया की दर को अभिक्रियकों की मोलर सांद्रताओं के पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, अभिक्रिया की दर समीकरण या दर नियम कहलाता है। यानी कि जब हम समीकरण में जो अभिक्रियक की दर को उसके हम मोलर सांद्रताओं के पदों के घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यही हमारा कहलाता है अभिक्रिया की दर समीकरण या दर नियम। माना एक अभिक्रिया है जिसमें कि ए और बी से उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनता है। इस अभिक्रिया में ए और बी अभिक्रियक यानी कि अभिकारक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और हम सभी जानते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है अभिक्रियक की सांद्रता के समानुपाती होती है। और हम सबको पहले ही पता है कि जब भी किसी अभिक्रिया में अभिक्रियक की सांद्रता अधिक होती है तो वह अभिक्रिया की दर बहुत तेज होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है अभिक्रिया की दर आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है यह सांद्रता को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर जो आर है अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रियक की सांद्रता के समानुपाती है। यानी कि अगर हम अभिक्रियक की सांद्रता अधिक रखते हैं तो अभिक्रिया की दर भी जो होगी वो अधिक होगी। तो यहाँ पर देखें कि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रियक ए हैं और बी हैं इनकी जो सांद्रता है यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि सांद्रता एक है तो ये नहीं है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए सांद्रताएं एक होती हैं, ये हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि सांद्रता एक है, हमें सांद्रता के रूप में प्रकट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x और y सांद्रता घात के रूप में प्रदर्शित कर दे रहे हैं। मतलब कि अगर हमें किसी अभिक्रिया की सांद्रता पता है तो उस सांद्रता को हम उसके सांद्रता के घात के रूप में लगाते हैं। यहाँ पर जो x और y है वो सांद्रता की घात है जिसे हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा ये हमें प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात होता है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। तो यहाँ पर एक स्थिरांक है k जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं x और y की। तो किसी अभिक्रिया के लिए x और y के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और याद रखिएगा कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए x और y के मान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि x और y का मान हम प्रयोगों द्वारा यानी कि प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाली वीडियो में हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की। तो अभिक्रिया के दर समीकरण में उपयोग किया गया जो नियतांक होता है उसे ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि वेग स्थिरांक को हम k से प्रदर्शित करते हैं। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं वेग स्थिरांक के मान की। तो निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है तथा ताप परिवर्तन पर वेग स्थिरांक का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा निश्चित ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निश्चित होगा और यदि हम ताप को परिवर्तित करते हैं, टेम्परेचर को बदलते हैं, तो वेग स्थिरांक का मान भी परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मान पर सांद्रता परिवर्तन अथवा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। तो याद रखिएगा किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान जो होता है सांद्रता परिवर्तन अथवा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, परंतु ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। और ये भी याद रखिएगा कि वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जब अलग अलग अभिक्रियाएं होंगी तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। बात करते हैं हम वेग स्थिरांक के मात्रक की। तो वेग स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता। वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है आने वाले वीडियो में हम जानेंगे और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर नियम या दर समीकरण का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ रेट लॉ और रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले एक हम सामान्य अभिक्रिया ले लेते हैं जिसमें कि हम ए और बी से क्या
निर्माण करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ए और बी क्या है? अभिकारक हैं, यानी कि अभिक्रियक हैं। यदि इसके लिए हम अभिक्रिया का दर समीकरण लिखें तो यानी कि R बराबर हो गया K, ए की सांद्रता का घात x और बी की सांद्रता का घात y। इस अभिक्रिया में R जो है अभिक्रिया की दर है और K क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो इस अभिक्रिया में देखें A और B की सांद्रता जो है, यानी कि जो इसका सांद्रता पद है उस पर लगा हुआ x और y। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो सांद्रता है यानी कि x और y है, इनका जो मान है हम प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात करते हैं। मान लिया कि प्रयोगों द्वारा हमें A की सांद्रता जो है 1 पता चला और y की सांद्रता 2 पता चला, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम इसके वैल्यू को समीकरण में रखें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? R इक्वल टू हो जाएगा K, A की सांद्रता के घात 1 और B की सांद्रता के घात 2। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो ये अभिक्रिया की दर है या दर समीकरण है, इसका महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो यदि हम A की सांद्रता को दुगना करते हैं, यानी कि जो A की सांद्रता अगर इसका डबल कर दें तो जो अभिक्रिया की दर है यानी R है, इसके मान में भी परिवर्तन होगा। परंतु A की सांद्रता को परिवर्तित करने पर K के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो K का मान परिवर्तित क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो K का मान है सांद्रता के परिवर्तन पर प्रभावित नहीं होता, ये सिर्फ ताप परिवर्तन पर प्रभावित होता है। तो जब हम लोगों ने A की सांद्रता को क्या किया? दुगना कर दिया, तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है परिवर्तित हो गया। यहाँ पर R स्टार से दिखा रहे हैं क्योंकि आपको इससे अलग दिखे, और K तो परिवर्तित नहीं होगा। और A की जो सांद्रता है वो डबल हो गई तो 2A हो गया, और B जो था वही है, इसीलिए मैंने B को वैसे ही लिख दिया है। अब इसे अगर हम सरल कर दें तो हो जाएगा R स्टार 2K, A की सांद्रता घात 1 और B की सांद्रता घात B। तो ऊपर R को हम समीकरण 1 और R स्टार को 2 मान ले और इनकी तुलना करें, यानी कि समीकरण A और 2 की तुलना करें तो R स्टार बराबर हो जाएगा 2R। तो कैसे लिखा गया आप देख सकते हैं, R बराबर K, A की सांद्रता घात 1 और B की सांद्रता के घात B। तो यहाँ पर जो K A की सांद्रता का घात 1 और B की सांद्रता घात B है, तो इसकी जगह हम लोगों ने R लिख दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थात A की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। अब यदि हम B की सांद्रता को दुगना करें तो क्या होगा? तो जब हम B की सांद्रता को दुगना करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने R स्टार ले लिया है ताकि दोनों में डिफरेंस दिख सके। और सेम जैसे हम लोगों ने पीछे की तरफ देखा था कि जब दुगना किए थे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने B की सांद्रता को डबल किया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2B, और जैसे ही सांद्रता का घात था वैसे ही सांद्रता के घात को हम लोग लिख देंगे, यानी कि R स्टार स्टार इक्वल टू हो जाएगा वेग स्थिरांक A की सांद्रता का घात 1 2 गुणे B, यानी कि B की सांद्रता का दुगना और घात 2। और इसको जब हम सरल करेंगे तो R स्टार इक्वल टू हो जाएगा 4K, A की सांद्रता के घात 1 और B की सांद्रता का घात B। तो यहाँ R जो है समीकरण 1 हो गया और R स्टार को समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो R स्टार इक्वल टू हो जाएगा 4R, अर्थात B की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया के लिए अगर हम निष्कर्ष निकालें तो अभिक्रिया का दर समीकरण हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार लिखा गया था। अब इस दर समीकरण से हमें ये पता चलता है कि यदि A की सांद्रता दुगनी करें तो अभिक्रिया की जो दर है वो दुगनी हो जाएगी, और यदि B की सांद्रता को दुगनी करते हैं तो अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात यह दर समीकरण या दर नियम हमें क्या बताता है, आइए इसे समझते हैं। तो अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण यह प्रदर्शित करता है कि अभिक्रियक की सांद्रता को परिवर्तित करने पर अभिक्रिया की दर कितने गुना परिवर्तित हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दर समीकरण का क्या महत्व है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।